चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन आता है पेपर में 5-6 मार्क्स का। इन्वेंट्रीज चैप्टर जो है आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ रखा। टोटली न्यू चैप्टर होने वाला है। टोटली न्यू चैप्टर होने वाला है आपका इन्वेंट्रीज। पलक सीट चेंज करके आ गया हूँ। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज न्यू चैप्टर। ना कभी आपने क्लास +1 में पढ़ा है, ना कभी आपने क्लास +2 में पढ़ा है। ठीक है जी। पेपर में 5-6 नंबर का आने वाला है। चैप्टर का ओवरव्यू देखो, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। चैप्टर का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग कौन होते हैं? जो कुछ ना कुछ सामान प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं। या फिर होते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कौन से होते हैं? जेठालाल गड़ालाल, वो बनाता नहीं है, वो सामान खरीदेगा बेच देगा। मैन्युफैक्चरर मतलब अशोक का फर्नीचर हाउस। हम लकड़ी खरीदते हैं, उसके दरवाजे खिड़कियां चौकाठे बेड बना के बेचते हैं। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल जैसे कि लकड़ी। वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बन गया लेकिन पूरा तैयार नहीं हुआ। फिनिश गुड्स, बन के तैयार हो गया। या स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, उनको बनाने के लिए जो छोटा मोटा सामान चाहिए होता है, फेविकोल, किल, नेल्स, ये सब चीजें। और पैकिंग मटेरियल भी, सामान बन गया कहीं ना कहीं उसको पैक करना है, पैकिंग मटेरियल को भी ये कहते हैं इन्वेंट्री का पार्ट है। चीज समझ में आ रही है? ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या है? ट्रेडेड गुड्स। जेठालाल गड़ालाल क्या करता है? सीधा सामान आया बेच दिया। अब इन्वेंट्री चैप्टर को जरूरी क्यों है? ध्यान से देखो, ये P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। इन्वेंट्री P&L अकाउंट के हिसाब से समझते हैं। कह रहे हैं इन्वेंट्री है, सबसे पहले इन्वेंट्री मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है P&L अकाउंट में? इधर वाली साइड आता है बाय सेल्स, इधर वाली साइड आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। अब अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे आ जाती है ओपनिंग स्टॉक या फिर सारे एक्सपेंसेस। मेरे पास सेल्स है 10,000 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 रुपए का, और सारे तरह के खर्चे मिला के बने 13,000। बताओ मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? तो हम ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? क्रेडिट वाली साइड सारी इनकम्स लिख देते हैं, डेबिट वाली साइड सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं, फिर इनकम का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 18,000। 18 में से 13 गए, 5,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। आप इसको प्रॉफिट समझो, प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ता है। अब साथ साथ ये वाला क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में भी जाता है। बैलेंस शीट में स्टॉक कहां पे जाता है? एसेट साइड पे, यानी कि इन्वेंट्री कहां पे जाती है? एसेट साइड पे। कौन से वाली? यही की यही 8,000। यानी कि जब भी आप इन्वेंट्री कर रहे हो, इन्वेंट्री जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बिजनेस के लिए इतना इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बिना प्रॉफिट लॉस भी गलत हो सकता है, कंपनी की बैलेंस शीट भी गलत हो सकती है। अगर आपने इस इन्वेंट्री को 8,000 की जगह 800, 7,000, 8,000 की जगह 9,000 लिख दिया तो आपके प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे। तो यानी कि इन्वेंट्री सबसे पहला इंपैक्ट कहां पे डालता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकता है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री का पता होना जरूरी है। अगर तो ये इन्वेंट्री बिक जाती फिर तो ऊपर सेल्स में आ जाती। अब ये 8,000 का सामान क्या है? क्या ये सेल प्राइस है? क्या ये कॉस्ट प्राइस है? पता है आपको? ये जो 8,000 है ये कॉस्ट या सेल प्राइस विच एवर इज लोअर होता था, हमने ऐसा पॉइंट सीख रखा है। ये वो है। अगर ये सेल हो जाती तो हो सकता है 10,000 का बिकता, तो यानी कि 10,000 का बिकता तो मेरी सेल 20,000 की हो जाती, 10,000 की पहले है। तो यानी कि सोच के देखो, ये स्टॉक कितने का है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जितना आसान क्लास +1 और +2 में हम जैसे टीचर ने सिखाया था, सीए में आके या प्रैक्टिकल उसकी वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ बैठे थे। आप सोचो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आधा बना हुआ है, ठीक है, स्टोर स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, पैकिंग मटेरियल पड़ा है। कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यूएशन? कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखोगे रॉ मटेरियल कितने का पड़ा है, फिर आप देखोगे WIP कितने का पड़ा है। अब आपको WIP ढूंढने के लिए तो टेक्नीशियन चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा सामान होगा जो मशीन के बीच में प्रोसेसिंग हो रहा है। आलू चिप्स बनते होते हैं, जो लेज के चिप्स बनते हैं, आप उसकी वीडियो देखना यूट्यूब पे। कोका कोला बनती है, उसकी वीडियोस देखना।
कहां से सामान बनना शुरू होता है, कम से कम 20-20, 25-25 मशीनों में वो है, मशीनों में सामान पड़ा है, मुझे क्या पता कितने का है, और कितने का है ये मुझे जानना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे एक्सपर्ट लगते होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट लगते होते हैं, जो उस काम में मशीन ऑपरेटर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो WIP की वैल्यूएशन निकालना कभी भी आसान पार्ट नहीं रहता। और आप जैसे समझ लो, जब हम सीए थे ना, तो हम एक शराब की कंपनी में गए थे, शराब की फैक्ट्री में गए थे, उसकी वैल्यूएशन करने, उसकी ऑडिट करने। तो ऐसे ही ना स्टॉक ऑडिट्स होती हैं। स्टॉक ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, आपको कंपनियां बुलाती हैं कि हमारी स्टॉक ऑडिट करके जाओ, हमारे पास कितने का सामान है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इतने का दिख रहा है, देखो सच में है कि नहीं। फिर दूसरा, बैंक वाले, बैंक वाले किसको लोन देते हैं, बिजनेस को। ठीक बोल रहा हूं मैं, बिजनेस को या फैक्ट्री को। कैसे लोन देते हैं, सीसी लिमिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, टर्म लोन हो गया, बड़े सारे लोन देते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास ना 2 करोड़ का स्टॉक है, आज नहीं तो कल तो बिकेगा, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद बिकेगा, हम और खरीद देंगे। आप हमें लोन दे दो 1 करोड़ का, 50 लाख का दे दो, 2 करोड़ का स्टॉक तो पड़ा है ना, बाल बेच के तब भी तो आपका पैसा चुका देंगे। अब बैंक वाले क्या करते हैं, सीए को या ऑडिटर को हायर करते हैं, कहते हैं हे ऑडिटर, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आप इस कंपनी में जाओ, देख के आओ, ये कागजों में बैलेंस शीट P&L तो हमें दे रहा है, किसी सीए के साइन किए हुए भी, कि मेरे पास 2 करोड़ की इन्वेंट्री है टोटल। आप जाओ इस कंपनी में, देख के आओ क्या सच में इनके पास इतने का स्टॉक है। तो बैंक वाले सीए को ऑथराइज करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, जैसे हमें, हम जाते हैं क्लाइंट प्लेस पे, उनको लेटर दिखाते हैं, वो बैंक वालों से पता करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, फिर वो हमें एक्सेस दे देते हैं अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का भी, आपके किताबों में कितने का दिख रहा है, और अब हमें गोदाम में लेके चलो, जहां जहां पे आपका माल पड़ा है वहां पे देखेंगे। तो अब सोचो ये स्टॉक ऑडिट या स्टॉक कितना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे बैंक वालों ने इनको लोन दे दिया। और सोच के देखो, अगर इनको बैंक वालों ने लोन दिया, तो पहले बिजनेस वालों ने ना बैंक को डॉक्यूमेंट दिए होंगे, P&L अकाउंट दिया होगा, बैलेंस शीट बना के दी होगी, इसमें सीए के साइन होंगे, तो यानी कि कितनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। फिर ये उसके सीए पे विश्वास नहीं करता, बैंक वाला अपने सीए यानी कि ऑडिटर को अपॉइंट करके उस क्लाइंट प्लेस पे भेजता है। तो ऐसे बड़े सारे काम होते हैं सीएस के पास। ठीक है जी, तो वो जाके देखता है कि सच में इतना स्टॉक है कि नहीं, कल को तुम्हारे लोन रीपे कर पाएगा कि नहीं, जो तूने बैलेंस शीट P&L बैंक वालों को सौंपे सही है कि नहीं, छोटा मोटा डिफरेंस चल जाता होता है। सेम ऐसे ही अभी थोड़े टाइम पहले मैं जाता था ये स्टॉक ऑडिट करने, जैसे मैं अपने उस वाले टाइम पे, मतलब मैं तो नहीं गया था शराब फैक्ट्री में, मेरे सीनियर गए थे, तो शराब फैक्ट्री में वो गए थे। शराब फैक्ट्री में ऐसे बड़े बड़े, शराब फैक्ट्री में ऐसे बड़े बड़े ड्रम पड़े होते हैं, बड़े बड़े ड्रम, जिसके अंदर लिक्वर स्टोरेज होती है, फिर उससे बनती है, अलग अलग प्रोसेसेस में होती हैं। जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, मेरे फ्रेंड ने क्लब खोला यहाँ पे प्राइम में, तो वहां पे ऐसे 14 ड्रम थे बियर के। पहले पानी आता है, फिर उससे बियर बनती है, बियर बन के फिर वो जाती है, क्या नाम बोल रहा था वो, फ्रीजर, फ्रीजर को ना कुछ बोल रहा था कि ठंडे होने के लिए उस पे जाती है। तो ऐसे 8-9 ड्रम, प्राइम सिनेमा राजपुरा की बात कर रहा हूँ, ऊपर पंजाब ब्रू स्टेट है, वो चेंज होके ओरा बन गया राजीव का। ठीक है, तो हम उसके पास गए थे, पिछले सैटरडे की बात है। तो मेरे को तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ऐसे जानने की, तो उसकी किचन में जा रहे थे, और जहां पे वो बियर बनती है मैं तो वहां पे गया, मैं क्या मेरे को इसका प्रोसेस समझा कैसे होता है। तो ऐसे 14-15 ड्रम से, कितने कितने ड्रम थे, इतने इतने। ठीक है, जैसे वो होते हैं अपने आटे वाले, उसका डबल बोल लो। तो जो शराब की फैक्ट्रियां होंगी उसमें तो बड़े बड़े होते हैं, हम वहां पेट्रोलियम के देखते नहीं है कभी कभी फोटो वीडियोस में, या ट्रेन में जाते जाते अंबाला में आते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जहां पे ड्रम्स सारा लिक्वर या स्टोरेज होती है। मुझे बताओ एक सीए को हमें पता चल जाएगा उसकी कितनी मशीनें हैं, कितने ड्रम है, उसमें कितना WIP पड़ा है, कितना फिनिश गुड्स पड़ा है, कौन सी बियर या दारू ऐसी है जो रेडीमेड है, बस डालो पी लो, कौन सी ऐसी है जिसके ऊपर आधी प्रोसेसिंग है, कौन सी ऐसी है अभी उसके ऊपर केमिकल या जो भी है दवाइयां डालनी है, हमें पता चल जाएगा। हमें क्या लगेंगे, एक्सपर्ट लगेंगे। तो इसीलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत है, ये स्टॉक की वैल्यूएशन करनी जरूरी होती है। सेम ऐसे ही 2-3 साल पहले मैं जाता था टाटा स्काई की ऑडिट करने, स्टॉक ऑडिट, कुरुक्षेत्र में, राजपुरा में, पटियाला में, अंबाला में। तो वो स्टॉक ऑडिट मिली हुई थी मुझे टाटा स्काई की, तो हम डेली बेसिस पे जाते होते थे। फिर जब मैं बोर हो गया तो मैं अपने स्टाफ को भेज देता था। फिर टाटा स्काई में हमें ये देखना होता था कितने एडोप्टर पड़े हैं, कितने पुराने पड़े हैं, कितने नए पड़े हैं, कौन से रिप्लेस होने के लिए आए हुए हैं। तो बड़ा सारा भूकाल होता है इन्वेंट्री।
पिछले साल हम गए थे लेंसकार्ट की ऑडिट करने पटियाला, ठीक है जी। लेंसकार्ट में देखना था क्या क्या कैसे कैसे सामान था, मैं तो नहीं गया था, मेरा छोटा भाई गया था, तो लेंसकार्ट की ऑडिट करने गए थे। तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में आपको दिखाना है एज एन इनकम, बैलेंस शीट में दिखाना है आपको एज अ एसेट। और ये कौन सी एसेट होती है आपको पता है? इसकी कैटेगरी बैलेंस शीट में होती है ये करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसके अंदर आती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आता है रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसको शो कैसे करना है? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बीच में आता है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर अलग बना हुआ है, ठीक है जी। पॉइंट समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो इसके मेथड होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक 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 ड्रम बना हुआ है, शराब की फैक्ट्री है, ऐसे 50 ड्रम है, 50 ड्रम है, 10-15 ड्रम है। यहां पे देखो, ध्यान से देखते चले जाना, आप मुझे बताना कि कैसे रिकॉर्ड करो, मुझे बताओ। यहां से मैं शराब खरीद रहा हूं, यहां पे डालता चला जा रहा हूं, ठीक है जी। इधर इधर आ गई, इधर इधर आ गई, ठीक है जी। समझ लो मैंने 100 रुपए की शराब खरीद दी, उसमें डाल दी, आगे मैंने सेल भी तो कर दी। जब मैंने सेल की तो ऊपर से कम होती गई, क्या इस बात को मानते हो? जैसे कम हुई क्या पूरा खत्म होने का वेट करते हो? नहीं, आपने और खरीद ली, 120 रुपए की आई, फिर वो तो उसमें मिक्स हो गई, फिर आपने दोबारा से बेच दी 80 रुपए की, फिर ऊपर से थोड़ी खत्म हो गई। आप एक प्रोसेस समझ रहे हो? दुकानों में जो कॉस्मेटिक वाले होते हैं, जनरल स्टोर हैं, राजमा वाले, दालों वाले, ये दारू वाले, यहां से माल आता जा रहा है, यहां से बेचते जा रहे हैं। क्या कभी आप ये देखते हो, अच्छा वो जो 5 किलो वाला आया था उसमें अभी 4.5 किलो बिका है, आधा किलो रह गया है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका आधा किलो बेचते हैं, कस्टमर को वापस भेज देंगे, फिर नया थैला डालेंगे, फिर राजमा का थैला डालेंगे हम लिफाफे अपने बड़े वाले डिब्बे में। क्या ऐसा होता है? नहीं। जैसे माल आता है आप बॉक्स में डालते हो, उसमें से पाइया बेचो, 250 ग्राम बेचो, किलो बेचो, फिर आप नया और माल भरते हो, फिर बेचते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ, लास्ट में 31 मार्च को इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, बताओ इसमें से 100 रुपए किलो वाली कौन सी है, 250 के रुपए किलो वाली कौन सी है, 400 रुपए किलो वाली कौन सी है, 1 तारीख वाली कौन सी है, 10 तारीख वाली कौन सी है? क्या पता चल सकता है? लेकिन आपको जो पार्टी के बिल आए हुए हैं, आपने पहले 100 का खरीदा, फिर 120 का, तो इसमें आपके पास बचा हुआ माल कितने का है, ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि नहीं। तो इसके कई मेथड होते हैं। जब +1 2 में मैं आपको बोलता था, आप हंसते थे, लिफो फिफो, ऐसे वर्ड याद है? 2-3 बार बोलता था लिफो। लिफो का मतलब होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड में आया तो ये ऊपर ऊपर होगा, मैं ऐसा सोचूंगा मैंने वो सबसे पहला बेच दिया, तो मेरे पास बचा हुआ कौन सा होगा? सबसे पुराना। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक मेथड होता है फीफो, जो पहले आया, अब तो मिक्स हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आप ऐसे अज्यूम करोगे सबसे पहले 100 रुपए वाला माल आया तो 100 वाला पहले बिक गया होगा, ठीक है। उसके बाद 120 वाला आया, 120, मतलब लिफो का मतलब, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही बिक गया होगा। तो बचा हुआ कौन सा होगा? मेरा चैप्टर ये बात करता है भैया, बचा हुआ बताओ। स्टॉक जब मैं यहां पे लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा माल जो बिका नहीं, बच गया। तो बचा हुआ माल फीफो मेथड में कौन सा होगा? फीफो मेथड क्या आता है? पहले आ रहा है कड़ी चावल, उसको मिल गई, फिर से आया प्रसाद, उसको मिल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बचा हुआ बताओ कौन सा है? जो सबसे लास्ट में खरीदा होगा। लिफो मेथड में बताओ, लिफो मेथड में लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में खरीदा वो सबसे पहले आउट, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वो पहले बेच दिया हमने। तो बचा हुआ कौन सा होगा? जो पहले खरीद रखा है। फिर ऐसे ही एक और मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज मेथड सबसे बढ़िया है, कहते हैं काम करो सभी की एवरेज निकाल लो, 100 वाले की, 150 वाले की, 200 वाले की, इतने किलो माल है, जितना बच गया उनकी एवरेज निकाल के कर लेना। फिर होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो ऐसे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन होते हैं। तो इन्वेंट्री आज आपके कानों में पहली बार बात पड़ी है कि इन्वेंट्री का पॉइंट इतना डेप्थ और डिटेल में भी हो सकता है। सर हमने तो सोचा ही नहीं था। क्वेश्चन में दिया होता था क्लोजिंग स्टॉक, सर पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, ओपनिंग स्टॉक पी एंड एल के डेबिट में आएगा। आज खोपड़ी खुली, स्टॉक इज द मतलब डिफिकल्ट आइटम है जिसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। वैल्यूएशन गलत निकली, प्रॉफिट गलत निकलेगा, प्रॉफिट गलत निकला, टैक्स गलत निकलेगा, बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन गलत निकलेगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है जी। अब आगे आओ, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है मीनिंग। हेलो,
अच्छा, मैं 15 मिनट तक भेज दूंगा, मुझे नहीं भेज सकता, 15 मिनट तक भेज दूंगा। हाँ, क्लास चल रही है। ठीक है, मैं बस 10-15 मिनट तक। चलो जी, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज द एसेट। पहला नंबर सर्कल करो, एसेट। कौन सी एसेट है, इसके ऊपर लिख देंगे करंट एसेट। तो इन्वेंट्री क्या होती है, कहते हैं इन्वेंट्री करंट एसेट होती है फॉर सेल। नंबर 1 हो गया एसेट है, नंबर 2 है फॉर सेल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो दुकानदारी में बेचते हो। या फिर इन्वेंट्री और क्या हो सकता है, या तो आप सेल कर रहे हो जेठालाल गड़ालाल, या जो प्रोडक्शन में यूज होती है, यानी कि रॉ मटेरियल। तो यानी कि ये कौन सा हुई, रॉ मटेरियल। या फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस, आप कोई चीज बना रहे हो उसमें यूज हो रही है, वही हो गया WIP वाली। इंक्लूडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल। मेंटेनेंस सप्लाई या कंज्यूमेबल का मतलब है जो, यार मैं देखो बेड बना रहा हूं, मेरे बेड जब मैं बनाता हूं, फर्नीचर बनाता हूं, मैं तो दुकान पे बैठता हूं। हमारी दुकान पे जब फर्नीचर बनाना होता है, ये लकड़ी का कुछ बनाना है, अब यहाँ पे कोई चीज लगी हुई है, पेस्टिंग की हुई है, तो कहां से होएगा, फेविकोल लगाना पड़ेगा, दुकानों में फेविकोल चलता है। कुछ कुछ चीजों में किल ठोकने पड़ेंगे, नेल्स, तो वो नेल्स फेविकोल वगैरह भी क्या है, इन्वेंट्री का पार्ट, मेंटेनेबल और कंज्यूमेबल है, उसी गुड्स में कंज्यूम हो गए हैं। मानते हो बात। अदर देन मशीनरी स्पेयर, अगर मशीनरी के कोई स्पेयर पार्ट है, नट बोल्ट अलग से पड़े हैं मशीनरी के, वो इन्वेंट्री नहीं है, वो तो मशीन में लगाने के लिए पड़ा है। ठीक है, कुछ मशीन में 6 महीने बाद डालना पड़े, कुछ उसको चलाने के लिए हथियार चाहिए, जनरेटर को चलाने के लिए पंप नहीं चाहिए होता, वो एक छोटा सा, वो चीजें हैं, तो वो नहीं है। सर्विसिंग इक्विपमेंट, आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें खरीद, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये खराब हो गया तो ये चला लेंगे, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी। ठीक है जी, तो वो चीजें नहीं है, लेकिन जो कंज्यूमेबल है, मेंटेनेबल है, वो कह रहे हैं देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिकर, मैंने आपको लिकर का एग्जांपल दिया, शराब दारू, उसकी इन्वेंट्री अलग ही लेवल की चलती होती है। द इन्वेंट्री ऑफ अ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वालों के पास क्या होगा, जो सामान आपने रीसेल के लिए खरीदा वही हो जाएगा। तो इन्वेंट्री में इट में ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई सच एज रैपिंग पेपर, कार्टन, ठीक है, स्टेशनरी। इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारी चीजें। अगले पैराग्राफ पे आओ, एट द ईयर एंड, एंड में 31 मार्च को एवरी बिजनेस एंटिटी नीड्स टू असरटेन द क्लोजिंग बैलेंस। सारी चीज समझा दी आपको, फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री का अलग, सॉरी रॉ मटेरियल का अलग, WIP का अलग, फिनिश गुड्स का अलग, कंज्यूमेबल का अलग। और हमारे जो कंपनी के बैलेंस शीट बनती है ना, कंपनी की बैलेंस शीट याद है वर्टिकल फॉर्म में बनती थी, मेजर हेड सब हेड याद है कराए हुए थे, करंट एसेट का मेजर हेड होता था, उसमें नंबर 2 पे आता था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में टोटल 6 होते थे, इन्वेंट्री में टोटल 6 होते थे, रॉ मटेरियल, WIP, स्टोर स्पेयर्स, उसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, रॉ मटेरियल कितने का पड़ा है, WIP का इतना। इसीलिए ये सारी चीजें वही दी हुई हैं, एसेट साइड बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये सारी चीजें हैं। अगला इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मैंने आपको समझा दिया, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना जरूरी क्यों होता है, उसका पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इनकम मैंने बता दिया P&L के क्रेडिट में, उसके लिए हमें चाहिए होता है, उसमें हमें कई बार क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दिया होता था, COGS का, याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपको कॉस्ट निकालनी है अपने माल की, जो आपने माल बेचा, उसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग भी, तो उसकी वैल्यूएशन तो बहुत जरूरी है, तभी तो प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। इसके इंपैक्ट देखो, गुडविल वाले चैप्टर में सीखते थे, अगर आपने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है मेरी, इनकम, तो आपका प्रॉफिट क्या बन जाएगा, नेट इनकम ओवरस्टेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक होता है मेरा खर्चा, P&L के डेबिट में दिखाया, अगर आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, तो आप अपनी नेट इनकम को अंडरस्टेट कर गए। ठीक, तीसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया, अपनी इनकम को कम दिखाया, तो आपकी नेट इनकम भी तो कम दिखेगी। ये चारों वही वाले पॉइंट है, एक समझ में आ गया तो बाकी समझ में आ सकते हैं। तो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, अगर आपने गलत दिखा दिया तो आप नेट इनकम को ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉपर कैलकुलेशन, तो कह रहे हैं यार बस प्रॉपरली कर लेना करेक्ट इनकम तक पहुंचने के लिए।
दूसरा वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या के लिए काम आती है, पहले काम आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को हम क्या बोलते होते थे याद है, बैलेंस शीट। तो अगर आपकी इन्वेंट्री गलत हुई यानी कि करंट एसेट, तो बैलेंस शीट का टोटल ही गलत आएगा। समझ रहे हो, बैलेंस शीट का टोटल गलत है, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो हो सकता है आपका सीए आपके कंपनी के ऊपर साइन ना करे, कह देगा एडवर्स रिमार्क है। ऑडिट में पढ़ोगे सारा, सीए चेक करने जब आता है ना, तो वो अपने ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से ठीक है गलत है, तो वो एडवर्स देगा, एडवर्स मतलब गलत है। लिक्विडिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस क्यों होता है, क्योंकि करंट एसेट लिक्विड एसेट होती है, करंट एसेट लिक्विड एसेट, क्योंकि ये आज कल परसों में 1-2 महीनों में बिक जाएगी, पैसा आएगा। करंट एसेट गलत हुई तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन गलत होगी। लिक्विडिटी पोजीशन जरूरी क्यों होती है, क्योंकि जो कंपनी वाले बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक वाले लोन लिक्विडिटी पोजीशन को ध्यान में रख के देते हैं। कहीं पे वर्ड मिलना चाहिए तुम्हें, वर्किंग कैपिटल मिल ही गया। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपकी नॉर्मली दुकानदारी चलाने के लिए आपके पास कितना पैसा है, कैश में, बैंक में, डेटर से कितना आना है, स्टॉक में कितना पड़ा है। ये वो पैसा है जो आपको मशीनों के लिए नहीं चाहिए, दुकानदारी में माल भरने खरीदने बेचने के लिए चाहिए। कौन कौन सा, करंट एसेट, कैश कितना है, बैंक कितना है, डेटर्स कितने हैं जो 1-2 महीने में दे देंगे। इन सभी को ओवरऑल अकाउंटिंग में बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। रेशियो वाले चैप्टर में सिखाया था मैंने तुम्हें 5 महीने पहले, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो दुकानदारी चलाने के लिए पैसा या सामान चाहिए। तो करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि बेचेंगे पैसा आएगा। तो अगर आपकी करंट एसेट गलत है, वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी एनालिसिस गलत होगी, उस हिसाब से फिर बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे। फिर जब आप लिक्विडिटी, जब आप इन्वेंट्री कर रहे हो, अगले पेज पे आना, इफ इन्वेंट्री इज अ मेजर पार्ट ऑफ करंट एसेट, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन अराइज। अगर आपकी इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है तो कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। वेदर द इन्वेंट्री इज प्रॉपरली वैल्यूड, क्या आपने इसको प्रॉपरली वैल्यू किया कि नहीं, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि फीफो लिफो, वैसे तो ये मेथड होते हैं, प्रिंसिपल्स नहीं होते, फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया। जो मेथड फॉलो कर रहे हो यार रेगुलरली कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, कक्षा 11वीं में पढ़ा था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सेकंड, आर देयर एनी आइटम ऑफ इन्वेंट्री दैट आर स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। सर ये क्या होता है, सर ये होता है गर्ल्स फैशन। एग्जाम्पल, लड़कियों के फैशन बदल जाते हैं हर सीजन, ठीक है, कभी इनको प्लाजो का सीजन आ जाता है, कभी इनका कोड सेट का सीजन आ जाता है। आजकल लड़कियों में कोड सेट फेमस है, आगे हम कहेगा मेरी दुकान से ले लो बहुत पड़े है ना, 2 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, ओ यार अब बोर हो गए है ना। तो कुछ आइटम स्लो मूविंग या नॉन मूविंग होती है। सर नॉन मूविंग कैसे हो गई, आजकल आप मोबाइल खरीदते हो, किसी दुकान में सीडीज पड़ी हैं, डीवीडीज पड़ी हैं, कैसेट्स पड़ी हैं, ठीक है, कैमरे पड़े हैं वो वाले जिसके ऊपर पहले वो नहीं होते थे, वो दिखते थे निकाल के, उस स्क्रीन से नहीं देखते थे कैमरे, पुराने जमाने वाले, क्या बोलते थे उसको अपा, उसकी रील बोलते थे कि इसकी रील निकाल के दिखाइयो। पहले फोटोज कैसे बनती थी, वो रील होती थी ना, कटक करके निकालते थे कैमरे में से, पानी में धो धो के, पानी में धो के तब फोटोज बनती थी। आजकल तो कंप्यूटर में एंटर मारा ठा, प्रिंटर में से बाहर, ठीक है। तो क्या ये सीडीज डीवीडीज आज की डेट में क्या है, नॉन मूविंग, अब थोड़ी कोई खरीदेगा। क्या आपके एक्सटर्नल ऑडिटर, ओह सीए साहब, सीए साहब, सीए साहब, क्या सीए साहब, खुश हो जा, सीए साहब ने वेरीफाई की है आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन रिलायबल है कि नहीं। मैंने भी आपको क्या बताया, स्टॉक ऑडिट करने जाते थे हम, जैसे मैं जाता था टाटा स्काई की ऑडिट करने, छोटा भाई जाता था ये लेंस कार्ड की ऑडिट करने, तो कम मोहाली में जाते थे। जब पहली बार स्टॉक ऑडिट करने गए थे, उन्होंने शर्ट उठा के हमें दी थी, मतलब फैक्ट्री में गए थे हम, शर्ट्स बन रही थी वहां पे, स्टिचिंग बटन सब कुछ लग रहे थे मोहाली में, फिर उन्होंने हमें शर्ट दी। फिर एक बार खाने पीने की उसमें गए, उन्होंने बड़े सारे चिप्स के पैकेट दिए, घर लेके जाओ। तो स्टॉक ऑडिट तो हम लालच में जाते थे कि यार हमें स्टॉक ऑडिट पे भेजो। फिर जब टाटा स्काई वाली ऑडिट पे गए, नलायकों ने चाय तक नहीं पूछी, ठीक है। फिर टाटा स्काई वाली एक ऑडिट पे गए इधर राजपुरा इटाली वाले चौक के पास, उसका घर आपके पास ही, आपकी गली में, उसके बाद टाटा स्काई की एजेंसी है, चलो ने चाय तक नहीं पूछी, फिर जाना छोड़ दिया मैंने तो। फिर लेंस कार्ड पे आया, मैं तो गया ही नहीं, छोटा ब्रदर गया, रात की ऑडिट थी वहां पे लेंस कार्ड की ना पटियाला में, रात को 7-8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की ऑडिट थी, ओवरनाइट, क्योंकि सुबह स्टोर खुलना था।
कहते रोटी तक नहीं पूछी लेंस कार्ट वालों ने, ये बुरा हाल हो जाता है। तो कोई कोई ऑडिट्स में बड़ा मजा आता है, कोई कोई ऑडिट्स में वाहियात। तो ये सारी चीजें हमने देखनी पड़ती हैं। चौथा है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस में क्या होता है, जैसे शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट, वो कह रही है कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट सबसे पहले बनाना आप एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, फिर बनाना करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर पहला तुम्हें थोड़ी ना याद होगा करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री। तो ये आपको इन्वेंट्री में ही लिखना है और सीरियल वाइज लिखना है। तो ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट किसने बनाया, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, वैसा कंप्लाई आपको करना है। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लाई, यानी कि लीगल कंप्लायंसेस, जैसा बोला गया वैसा दिखाना। उसमें आपको यह भी बताना पड़ेगा आपने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, टोटल कैरिंग अमाउंट मतलब आज की डेट में कितने की बिक सकती हैं। टोटल कैरिंग अमाउंट मतलब कि मार्केट वैल्यू काइंड ऑफ आप लिख सकते हो इसको। तो कौन से मेथड फॉलो किए हैं ये बताना है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में। तो ये सबकी नीड पड़ती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। बाकी करते हैं कल। मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना चाहिए था।